हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हम लोग खाना जो खाते हैं वो उससे हम लोग को शर्करा मिलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमको लोग को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हाँ, हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, जब कोई भी खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, दुनिया में कोई भी चीज़ खाएंगे, उससे हम लोग को क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये कई प्रकार के होते हैं। जो आसानी से पच जाता है उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट को हम खर्च नहीं करेंगे तो बन जाएगा फैट। फैट का मतलब होता है वसा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम खर्च नहीं करेंगे तो बन जाएगा फैट, और फैट को हम खर्च नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है वो कोलेस्ट्रॉल वो लीवर में बनता है। वो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। अगर कोलेस्ट्रॉल को हम खर्च नहीं करेंगे तो वो आगे जाकर हार्ट अटैक का बीमारी बन जाएगा, हार्ट अटैक कर देगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को हम लोग को खर्च नहीं करेंगे तो क्या करेगा, आगे जाके हार्ट अटैक कर देगा। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट अगर खर्च नहीं करेंगे तो फैट बन जाएगा, और फैट खर्च नहीं करेंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो आगे जाकर हार्ट अटैक की बीमारी ला सकती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को बहुत खर्च करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। फैट जो है हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करती है। फैट हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करती है, ठंड से बचाता है और सुंदरता प्रदान करता है, और चोट लगने से भी बचाता है। अगर जिसके में फैट रहता है तो उसको हम मारेंगे तो फैट पे ही चोट लगेगा, उसके अंदर नहीं लगेगा। तो फैट हमारे शरीर को बचाता और सुंदरता प्रदान करता है। ठीक है, अब देखो तीसरा आता है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये ऊर्जा देता है, लेकिन बहुत कम ऊर्जा देता है, प्रोटीन बहुत कम ऊर्जा देता है। प्रोटीन बहुत कम ऊर्जा देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा फैट देता है। ठीक है, तो प्रोटीन सबसे कम ऊर्जा देता है। ये इसका मेनली काम रहता है ऊर्जा देना नहीं, एनर्जी देना नहीं रहता है। प्रोटीन का मेन काम ऊर्जा देना नहीं रहता है, इसका मेन काम रहता है वृद्धि करना। इसका मेन काम क्या रहता है, वृद्धि करना। प्रोटीन का मेन काम रहता है वृद्धि करना। हमारे शरीर में कोशिका का सबसे ज्यादा कोशिका निर्माण में सबसे ज्यादा मदद करता है प्रोटीन। कोशिका का निर्माण में, यानी कोशिका को बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। प्रोटीन का मेन काम क्या है, वृद्धि करना। कॉम्प्लेन वगैरह में प्रोटीन पाया जाता है, ये वृद्धि करता है। ये क्या करता है, वृद्धि करता है, काम है वृद्धि करना। प्रोटीन की सबसे ज्यादा ऊर्जा, मतलब प्रोटीन का सबसे ज्यादा जरूरत दो चीज में रहता है, एक बच्चा में और दूसरा बूढ़ा में, जो जाने वाला रहता है बूढ़ा में। ये दो चीज में प्रोटीन का बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखो बूढ़ा में क्यों प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि बूढ़े की कोशिका मर रही है। बूढ़ा का कोशिका क्या हो रही है, मर रही है। तो उसको जिंदा रखने के लिए किसका जरूरत होता है, प्रोटीन का। और बच्चे में प्रोटीन का जरूरत इसलिए होता है अगर बच्चे में प्रोटीन नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, उसमें न वृद्धि होगा न उसका विकास होगा। इसीलिए बच्चे को भी प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन मशरूम, सोयाबीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन मशरूम, सोयाबीन और दाल में पाया जाता है।
दाल, घी, मक्खन, ये सब में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन जो है हम लोग को 4.3 कैलोरी ऊर्जा देती है। प्रोटीन हम लोग को 4.3 को कैलोरी ऊर्जा देती है और फैट हम लोग को 9.2 कैलोरी ऊर्जा देती है। और कार्बोहाइड्रेट हम लोग को 4.2 कैलोरी ऊर्जा देती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है? फैट हम लोग को सबसे ज्यादा ऊर्जा दे रहा है। और उसके बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है? फैट के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन दे रहा है। उसके बाद कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन प्रोटीन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत सारे चीजों से मिलकर बना है। प्रोटीन बहुत सारे चीजों से मिलकर बना है, इसलिए प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जटिल होता है। कार्बोहाइड्रेट में देखो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जटिल होता है। इसमें बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बहुत जटिल होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। और इसमें अगर हम नाइट्रोजन को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट में हम नाइट्रोजन को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और अगर उसमें हम नाइट्रोजन जोड़ दिए तो वो क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। प्रोटीन जो है 10 + 10 एमिनो एसिड यानी 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। 10 + 10 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। 10 जो है पहले से शरीर में रहता है, 10 पहले से शरीर में रहता है और खाने के बाद 10 मिलता है। 10 पहले से शरीर में रहता है और 10 खाने के बाद मिलता है, और दोनों मिलकर बन जाता है 20 एमिनो एसिड। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, 10 हमारे शरीर में पहले से रहता है और 10 भोजन खाने के बाद मिलता है, तो 20 एमिनो एसिड मिलकर हम लोग को एक प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रोटीन देता है। अगर पूछेगा कि एक प्रोटीन कितना एमिनो एसिड मिलकर देता है, तो 20 एमिनो एसिड, जिसमें 10 एमिनो एसिड पहले से रहता है और 10 एमिनो एसिड भोजन खाने पे मिलता है, भोजन करने पे, खाने पे मिलता है। अब देखो आरएनए 3 टाइप का होता है। एक एमआरएनए, दूसरा एआरएनए और तीसरा आरएनए। तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि ये जो 10 आवश्यक एमिनो एसिड यानी एसएनसीएल, 10 आवश्यक, खाने के बाद ये आवश्यक है, ये तो हमारे शरीर में पहले से ही है, तो इससे कोई मतलब नहीं। कौन आवश्यक है? ये जो खाने के समय मिल रहा है, खाने के बाद हम लोग को मिल रहा है। तो अगर हमसे पूछेगा कि 10 आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कौन कर देता है, तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए 10 आवश्यक एमिनो एसिड का पहचान करता है। 10 आवश्यक एमिनो एसिड का पहचान एमआरएनए करता है, यानी मैसेंजर आरएनए करता है। बायोलॉजी का एक टर्म्स में आता है, एक को कैटाबोलिज्म और दूसरे को
मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, एक चैप्टर आता है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को उपापचय मेटाबॉलिज्म एक चैप्टर है, मेटाबॉलिज्म इसका हिंदी होता है उपाचयन। इसका हिंदी होता है उपाचयन। इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एक का नाम है एनाबॉलिज्म और दूसरा का नाम है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम लोग हिंदी में उपचयन कहते हैं। एनाबॉलिज्म को हिंदी में हम लोग उपचयन कहते हैं और कैटाबॉलिज्म को हिंदी में अपचयन कहते हैं। ये हुआ उपचयन, ये हुआ अपचयन। ठीक है, तो उपचयन, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। जैसे में कार्बोहाइड्रेट अड़तीस एटीपी मिलकर क्या तैयार करता है? ग्लूकोज तैयार करता है, एटीपी। तो ग्लूकोज तैयार करता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार करता है। तो ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। 38 एटीपी मिलकर तैयार कर रहा है ग्लूकोज को, तो मतलब ये कार्बोहाइड्रेट को, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या है? एनाबॉलिज्म। ये क्या है? एनाबॉलिज्म। अब देखो, प्रोटीन 20 गो एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का। तो ये भी जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या है? एनाबॉलिज्म। ये क्या है? एनाबॉलिज्म यानी कि उपचयन। ये सब है जोड़ने का जो काम करता है, वो क्या है? एनाबॉलिज्म, उपचयन। और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना। ये तोड़ता है। जैसे पाचन की क्रिया में क्या होती है? भोजन को तोड़ ताड़ के पाचन करता है। भोजन को थूर कूच के पाचन करता है। छोटे छोटे सरल जटिल पदार्थ को छोटे छोटे सरल पदार्थ के रूप में बदल देता है। तो ये क्या कहलाता है? पाचन की क्रिया कहलाता है। तो इसमें क्या कर रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म यानी अपचयन। ये तोड़ने का काम कर रहा है, अपचयन। दूसरा श्वसन तो हम लोग वायु लेते हैं, लेकिन हम तो सारा गैस ले लिए, तो उसको छांट के क्या करता है? फेफड़ा जिसको जरूरत होता है वो गैस रख लेता है और सबको बाहर फेंक देता है। तो ये भी एक तोड़ने की क्रिया है, जिसको हम लोग अपचयन कहते हैं, यानी कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी जिसमें जहां किसी जुड़ने की क्रिया को दिखाई देगा तो वो होगा एनाबॉलिज्म, और कहीं टूटने की क्रिया दिखाई देगा तो वो होगा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का हिंदी होता है उपचयन और कैटाबॉलिज्म का हिंदी होता है अपचयन। इनमें दोनों क्रिया होती है, टूटने फूटने की भी क्रिया होती है और कुछ निर्माण भी होता है। तो टूटने फूटने की भी क्रिया होती है शरीर में और निर्माण होने की भी क्रिया होती है शरीर में। तो हम लोग को अगर मान के चलो एटीपी तैयार नहीं होगा तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो हम लोग का एनाबॉलिज्म भी तेज रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैटाबॉलिज्म कम रहेगा। अगर कैटाबॉलिज्म धीरे चलेगा, अगर 38 एटीपी तैयार नहीं होगा, ये बहुत धीरे काम करेगा, तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा। अब अगर एनाबॉलिज्म धीरे होगा तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा। अगर जोड़ने की क्रिया धीरे होगा, अगर मान के चलो कैटाबॉलिज्म यानी तोड़ने की क्रिया अगर धीरे होगा तो हम लोग क्या करेंगे? भोजन को पचा ही नहीं सकेंगे, यानी मर जाएंगे।
तो हम लोग को क्या तेज करना होगा? मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है दो चीज, एक होता है हार्मोन और दूसरा होता है एंजाइम। मेटाबॉलिज्म को दो चीज तेज करता है, एक होता है एंजाइम और दूसरा होता है हार्मोन। एंजाइम 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 और हार्मोन, ये दोनों मिलकर किसको? मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? तेज करता है। मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है? तेज कर देता है। एंजाइम और हार्मोन मिलके मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? तेज करता है। एंजाइम और हार्मोन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है। ठीक कहते हैं बायोकैलोरी हम लोग एंजाइम को कहते हैं। बायो का मतलब होता है जैव, बायो का मतलब जैव, और कैलोरी का मतलब होता है उत्प्रेरक। क्लेरिक का मतलब होता है उत्प्रेरक। बायो क्लेरिक एंजाइम को हम लोग बायोक्लेरिक कहते हैं। बायोक्लेरिक का मतलब होता है जैव उत्प्रेरक। ठीक है, ये मान के चलो ये प्रोटीन का गोला है, ये प्रोटीन का गोला है। प्रोटीन किसका बना रहता है? प्रोटीन किसका बना रहता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये चार चीज से मिलकर प्रोटीन बनता है। ये चार चीज से मिलकर प्रोटीन बना रहा है। ये चार चीज मिलकर क्या बना रहा है? प्रोटीन। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये चार चीज मिलकर क्या बना? प्रोटीन है। ये कई टाइप के होते हैं, ये प्रोटीन कई टाइप के होते हैं। इसी प्रोटीन में एक होता है एंजाइम, इसी के अंदर एक होता है एंजाइम, और इसी के अंदर एक होता है हार्मोन। ये प्रोटीन के अंदर एक होता है एंजाइम और एक होता है हार्मोन। हार्मोन और एंजाइम दोनों एक प्रोटीन है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, जितने एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं? हाँ, तो जितने एंजाइम होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और जितने हार्मोन होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं। अगर पूछेगा जितने प्रोटीन होते हैं वो हार्मोन एंजाइम होते हैं, तो नहीं, उसका उल्टा। जैसे पूछ लेगा तो जितने प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम होते हैं, तो नहीं। जितने प्रोटीन होते हैं वो हार्मोन होते हैं, तो नहीं। अगर हम लोग को सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो फैट चाहिए। सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में रहता है? फैट में। उसके बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रोटीन में रहता है, और उसके बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में रहता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रोटीन, उसके बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा फैट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रोटीन में रहता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा फैट में रहता है, उसके बाद प्रोटीन में रहता है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में रहता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हम लोग को 9.2 कैलोरी ऊर्जा देती है, यानी फैट हम लोग को 9.2 कैलोरी ऊर्जा देती है, प्रोटीन हम लोग को 4.3 कैलोरी ऊर्जा देती है, और कार्बोहाइड्रेट हम लोग को 4.2 कैलोरी ऊर्जा देती है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन फैट में पाया जाता है, उसके बाद प्रोटीन में पाया जाता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है।
शोषणीय पदार्थ, शोषीय पदार्थ, शोषीय पदार्थ वैसे पदार्थ जो आसानी से ऊर्जा देती है, उसी को हम लोग आसानी से जो ऊर्जा देती है उसी को हम लोग ऊर्जा देती है उसी को हम लोग शोषीय पदार्थ कहते हैं। जो वैसे पदार्थ जो हम लोग को आसानी से ऊर्जा देती है उसी को शोषीय पदार्थ कहते हैं। सबसे ज्यादा आसानी से ऊर्जा कौन देती है? कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन। सबसे आसानी से ऊर्जा कौन देती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे आसानी से ऊर्जा देती है। इसके बाद हम लोग को सबसे आसानी से ऊर्जा फैट देती है, उसके बाद प्रोटीन देती है। तो शोषणीय पदार्थ उसको कहते हैं जो हम लोग को आसानी से ऊर्जा देती है। तो सबसे आसानी से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देती है, उसके बाद फैट देती है, उसके बाद प्रोटीन देती है। सबसे लास्ट में प्रोटीन ऊर्जा इसलिए देती है क्योंकि प्रोटीन बहुत जगह टूटता है, ये लास्ट में टूटता है। ये लास्ट में प्रोटीन का पाचन बहुत लास्ट में होता है, ये 3 जगह टूटता है, इसीलिए सबसे जटिल प्रोटीन होता है। अब आते हैं वाटर। वाटर पानी। हमारे शरीर में लगभग 65% जल है। हमारे शरीर में लगभग 65% जल है, यानी 65% जल है। ये जल हमारे शरीर में एक जगह नहीं है, बहुत जगह फैला हुआ है। पानी कार्बनिक है या अकार्बनिक है? कार्बनिक का इंग्लिश होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी पानी कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? कार्बनिक में कार्बन रहता है। कार्बनिक में क्या रहता है? कार्बन। कार्बनिक में कार्बन रहता है, यानी सी रहता है। कार्बनिक में सी रहता है। कार्बन ऑर्गेनिक है कि नहीं है? पानी कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? कार्बनिक का पहचान होता है, कार्बनिक का इंग्लिश होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक में क्या रहता है? कार्बन रहता है, सी रहता है। अगर पूछ लिया जाए कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? कार्बनिक है या नहीं है? अगर पूछ लिया जाए तो देखो ये तीनों कार्बनिक है या नहीं है? अगर पूछ लिया जाए तो देखो इसका कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी का ये रूप है फैट। अगर कार्बोहाइड्रेट परत बाय परत जम जाए तो वो बन जाता है फैट। तो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है फैट, यानी दोनों का सेम। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाएगा। और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। और कार्बनिक का पहचान होता है जिसके अंदर क्या रहता है? कार्बन रहता है, सी रहता है। तो इसमें कार्बन है, तो ये क्या हो गया? कार्बनिक। उसी का ये रूप है तो इसमें भी कार्बन है, तो ये एक क्या हो गया? कार्बनिक। तीसरा प्रोटीन, प्रोटीन में भी कार्बन है, तो ये क्या हो गया? कार्बनिक। अब देखो जल, जल का सूत्र होता है H2O। तो इसमें देखो कार्बन दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग को सी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या है? कार्बनिक नहीं है, ये क्या है? अकार्बनिक है। वाटर क्या है? अकार्बनिक है, क्योंकि सी अगर दिखाई दिया, कार्बन अगर दिखाई दिया तो वो क्या होगा? कार्बनिक होगा। और इसका फॉर्मूला होता है H2O। जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें तो कार्बन है नहीं, तो ये क्या हो गया? अकार्बनिक। और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये क्या हुआ? कार्बनिक। ये क्या हुआ? कार्बनिक।